share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये क्लास 11th के एक इंटरेस्टिंग चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है इसमें जनरली जो टॉपिक्स हैं वो 3 टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर: फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो 3 टॉपिक है, तो पार्ट बाय पार्ट इसको हम देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। आज की इस वीडियो में आज हम पार्ट 1 यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट में परम्यूटेशन और नेक्स्ट में कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कोई अभी मैं इंट्रोडक्शन आपको नहीं दे रहा हूँ, उसके बारे में हम डिटेल्ड में पार्ट 2, पार्ट 3 में कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन शुरू करने से पहले हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जानना है कि ये क्या है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो बहुत ही इजी है, थोड़ा भी आप इसको ध्यान देकर अगर कंसंट्रेशन इस पे लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी गिनने का जो सिद्धांत है वो क्या है, कैसे होता है, उसके लिए मैं पहले आपको इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक लड़का है मोहन, ठीक है, और ये जो मोहन है इसके पास 2 शर्ट्स हैं। कितनी है? शर्ट्स जो हैं वो 2 हैं, S1 S2, और पैंट्स जो हैं वो 3 पैंट्स हैं इसके पास, P1 P2 P3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहन ये 2 शर्ट और 3 पैंट्स को कितने तरीके से पहन सकता है, ठीक है ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन। इसको करेंगे कैसे? देखिए, इसमें आपको कोई भी जनरल सी चीज़ है, इसमें ये तो बहुत ही इजी लग रहा होगा आपको ना कि मोहन के पास क्या है, 2 शर्ट 3 पैंट, कितने तरीके से पहनेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें कि एक S1 है, एक S2 है, ठीक है, तो S1 के साथ ये तीनों पैंट लगा सकता है, यानी S1 के साथ या तो P1 पहने, ठीक है, या S2 के साथ P2 पहने, या S3 के साथ P3 पहने। मतलब एक शर्ट और एक पैंट तो लेना ही है, तो S1 के साथ ये या तो कॉम्बिनेशन लगाए S1 P1 का, या S1 के साथ P2 पैंट का कॉम्बिनेशन लगाए, या S1 के साथ P3 पैंट का कॉम्बिनेशन लगाए। इसी तरीके से S2 में भी S2 यानी दूसरी शर्ट को भी इन तीनों पैंट के साथ पहन सकता है। ठीक है, यानी S2 P1, S2 P2, S2 P3। ठीक है, तो ये आपने जस्ट अपने दिमाग से सोचकर एक डायग्राम बनाकर बता दिया। ठीक है, इसलिए तो आप भी बता सकते थे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हाँ 2 शर्ट्स हैं तो 3 अलग अलग पैंट है, वो तीनों को अलग अलग मिलाकर पहन सकते हैं हम। तो कितने तरीके हुए, कितने तरीक़ों से ये ऐसा अपने आप को ड्रेसअप कर सकता है? 1 2 3 4 5 6, कितने तरीके हुए? 6 तरीके से ये ऐसा कर सकता है। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, क्योंकि एग्जांपल क्वेश्चन से ही ज़्यादातर चीज़ें क्लियर होती हैं और फिर मैं आपको इसको रिलेट भी कर सकूँगा आसानी से। ठीक है, चलिए अब यही मोहन है और इसके पास टिफ़िन बॉक्स, 2 टिफ़िन बॉक्स हैं। अगर कितने? 2 टिफ़िन बॉक्स हैं, T1 T2। ठीक है, स्कूल बैग्स जो हैं सपोज वो भी 2 हैं, S1 S2, और शूज़, वाटर बॉटल ले रहा हूँ, बॉटल्स जो हैं वो 3 हैं, यानी B1 B2
B3, ठीक है। मोहन है, 2 टिफ़िन बॉक्स है उसके पास, 2 स्कूल बैग्स है और 3 बॉटल्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहन, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को कितने तरीके से यूज़ कर सकता है, ठीक है, इन तीनों को कितने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए स्कूल जा रहा है सपोज़, तो वो इनको कितने अलग अलग तरीक़ों से लेकर स्कूल जा सकता है। तो इसका भी अगर आप इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे कि 2 टिफ़िन है सपोज़, एक T1 है, एक टिफ़िन बॉक्स है, तो या तो ये जो T1 टिफ़िन ले जाए उस दिन स्कूल बैग S1 ले जाए, ठीक है, या स्कूल बैग S2 ले जाए, ठीक है। या जो टिफ़िन बॉक्स है T2 उसके साथ वो S1 रख ले और T2 के साथ S2 रख ले, ठीक है। ये तो 2 तक की बात हो गई, यही है ना। अगर सिर्फ 2 को पहले देखें, या तो T1 इस टिफ़िन बॉक्स के साथ इस बैग में रख के लेके जाए, S1 बैग में T1 टिफ़िन बॉक्स रख के लेके जाए, या इसी बैग में T2 रख के जाए, सॉरी, या तो इस टिफ़िन बॉक्स को S1 बैग में रखे या दूसरे वाले बैग में रखे, या तो दूसरी वाली जो T2 है उसको पहले वाले बैग में रखे या दूसरे वाले में रखे, ठीक है। फिर अगर बॉटल आ गई तो ये भी हो सकता है कि ये जो है बॉटल या तो B1, B2, B3, समझ में आ रहा है, अभी और क्लियर कर दूंगा मैं। ये भी तो या तो वो T1 टिफ़िन बॉक्स में वो जो है वो S1 स्कूल बैग में रखे और उसमें वो B1 बॉटल के साथ जाए, ठीक है। यानी इसको अगर हम बात करें तो T1 S1 B1 ये कॉम्बिनेशन बना। इसी तरीके से ये वाला T1 S1 B2, इसी तरीके से T1 S1 B3, ठीक है। इसी तरीके से ये T1 बैग ले, T1 टिफ़िन बॉक्स ले, दूसरा स्कूल बैग ले और वही पहला वाला बॉटल ले जाए, या T1 S2 B2 या T1 S2 B3, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसमें भी करना है। इसमें भी तो हो सकता है कि, क्योंकि बात 3 हो रही, इवेंट्स यहाँ पे 3 है, टिफ़िन बॉक्स, स्कूल और बॉटल्स, स्कूल बैग्स और बॉटल। तो स्कूल बैग में इसके साथ भी वही करते हैं, 3 तरीके से कर सकता है। या तो ये टिफ़िन बॉक्स इस स्कूल बैग के साथ B1 बॉटल ले जाए, B2 बॉटल ले जाए, B3 बॉटल ले जाए, या इसके साथ ये B1 B2 B3 यही कर सकता है, ठीक है। तो इसके साथ जब करेगा तो T2 S1 B1, देखिए देख के थोड़ा सा ऐसा हो गया है, परेशान नहीं होइए, बिल्कुल भी होइएगा, अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। T2 S1 B3 वैसे कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, मेरे हिसाब से तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको, ये जो मैं लिख रहा हूँ, सॉरी B2 वही है, ठीक है। ये देखिए पूरा बना दिया मैंने, ठीक है। यानी ये जो 3 इवेंट्स थे वो कितने तरीके से हो सकते हैं, इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया तो आपने देखा कितने तरीके से हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने तरीके हो सकते हैं, 12। ये कैसे हुए ये भी आपको समझ में आया होगा। या तो T1 S1 B1 का एक कॉम्बिनेशन बना, या तो यही टिफ़िन बॉक्स लेके, ठीक है, यही स्कूल बैग लेके दूसरी वाली बॉटल हो, ठीक है, या यही टिफ़िन बॉक्स और यही स्कूल बैग और तीसरी वाली बॉटल हो, सब एक यहाँ पे B2 लिखा है मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे T1 के लिए किया, फिर इसी तरीके से T2 के लिए, T1 और S1 को लेके किया, T1 और S2 दूसरे वाले स्कूल बैग को भी लेके करना है। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, चलिए उस पर आइए। अब इवेंट्स 2 थे, 2 चीज़ें थी, तो आपने आराम से ड्रॉ कर लिया। 3 चीज़ें हुई तो थोड़ा सा मुश्किल हुई, आपको कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई, क्योंकि
डायग्राम थोड़ा और बढ़ता चला गया, एक ट्री की तरह, एक हायरार्की की तरह पूरा बढ़ता चला गया। अभी 4 होंगे तो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इवन और ज़्यादा बड़ा होगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और उसको ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ही आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरीके से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई इवेंट है, कोई 2 इवेंट्स हैं, कितने इवेंट्स, 2 इवेंट्स हैं, जिसमें से एक जो है वो m तरीके से हो सकता है और दूसरा n तरीके से हो सकता है, तो पूरी पॉसिबिलिटी इवेंट्स के अकर होने की m इंटू n होती है। यानी इतने पॉसिबल वेज से ये जो दोनों इवेंट्स को हम मिक्स करके, दोनों इवेंट्स को लेकर इतने इवेंट्स बन सकते हैं, पॉसिबल इवेंट्स बन सकते हैं, ये m इंटू n। यही है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मतलब अब इसको चलिए इस पे अप्लाई करते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में 2 इवेंट्स थे, एक तो शर्ट्स का इवेंट था यानी शर्ट पहनना, और दूसरा था पैंट पहनना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को लगाएं, तो यहाँ पर जो m है यानी पहला इवेंट जो है वो कितना है 2, यानी 2 शर्ट्स हैं, और दूसरा इवेंट जो है n यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर कितने पॉसिबल वेज से मोहन पहन सकता है, ये कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी, तो m इंटू n, यानी 2 इंटू 3 इट मीन्स 6। ठीक है, यहाँ पर 3 इवेंट्स थे, तो जैसे जैसे इवेंट्स बढ़ते जाएंगे m n p कर दीजिए, q कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पर m 2 है, n 2 है, m p यहाँ पे 3 है। तो कितने तरीके से हो सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से, सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं सारे इवेंट्स, है ना, पॉसिबल। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, जो कि 12 आपका इस तरीके से आया था। इसलिए बोल रहा था कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत इस तरीके से नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज़ करके कर सकते हैं। इवेंट्स कितने भी होंगे, अब आपको क्या करना होगा, बस उनको मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको, ये क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा बहुत बच गया है तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से क्वेश्चंस लेते हैं कुछ, ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए आपको। देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से करना है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 अज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज़ अलाउड, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, 2 तरीके से बताना है कि रिपीटिशन होगा और नहीं होगा। तो वो बात की बात है, पहले ये देखिए कि आप को कितने डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, 3 डिजिट, और किससे बनाना है, 1 2 3 4 और 5, यानी 5 आपके पास ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, और आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, अब कितने तरीके से हम इसको बना सकते हैं, जब कि आप डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। रिपीटिशन उसकी, यानी सपोज अगर आपने यहाँ पे 1 ले लिया तो दूसरे में भी 1 ले सकते हैं, तीसरे में भी 1 ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। पहला ही केस करते हैं रिपीटिशन के लिए। देखिए बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। ये जो 3 डिजिट है इसके अलग अलग मैंने बॉक्सेस बना दिए हैं। यहाँ पर कितने तरीके से हम इनमें से कोई नंबर रख सकते हैं, या तो यहाँ पे हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, है ना, कोई भी रख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है नंबर रखने की, पहले इस डिजिट के
ये जो पहले वाला जो प्लेस है उस पर 5 तरीके से हम यहाँ पे डिजिट पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे वाले प्लेस पे आइए। दूसरे वाले प्लेस पे क्योंकि रिपीटिशन है, तो सपोज़ अगर यहाँ पे हमने अगर 1 रखा है तो यहाँ पे भी 1 रख सकते हैं, यानी यहाँ पे भी कितने तरीके से हम इन नंबरों में से सेलेक्ट करके यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए सेकंड प्लेस पे रख सकते हैं। यहाँ पे भी 5 तरीके हैं, या तो यहाँ पे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से तीसरे प्लेस पे भी 5 तरीके होंगे, है ना। समझ में आ रही बात? देखिए सपोज़ एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। सपोज़ पहले प्लेस पे हमने 2 रखा, तो हमारे पास चॉइस कितनी थी? 1 2 3 4 5। 5 में से हमने चॉइस किया 2। हम 1 भी रख सकते थे, 3 भी रख सकते थे, 4 भी रख सकते थे, 5 भी रख सकते थे, यानी 5 तरीके से इसको हम रख सकते थे। जिस तरीके से अगर हम डायग्राम बनाना चाहें उस तरीके से आपको डायग्राम नहीं बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज़ हमने यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे भी हम इनमें से इस 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी 5 तरीके से इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं दूसरे प्लेस के लिए, और इसी तरीके से तीसरे के लिए भी। तो अब फंडामेंटल प्रिंसिपल कहता है कि ये 5 तरीके से हो सकता है इवेंट, ये इवेंट भी 5 तरीके से हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप तीनों को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 25, 25 5 125, यानी 125 तरीके हैं ऐसे जो आप 3 डिजिट का नंबर इन 5 नंबरों से मिलकर बनाएं। तो 125 तरीके हैं जब कि उनको डिजिट रिपीटिशन अलाउ है, तो यानी 125 तरीके से आप 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं रिपीटिशन को अलाउ करके। तो सोचिए अगर आप स्केच करते हैं तो कितना बड़ा हो जाता है 125 को, इवन आप मैनेज भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट रिपीटिशन। अब जब रिपीटिशन जो है नॉट अलाउड, अलाउ नहीं कर रहा ये क्वेश्चन कि रिपीटिशन नहीं होना है, तो फिर देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग प्लेसेस इन 1 10 100, ये 100 वाली जो 1 10 100 3 प्लेसेस 3 डिजिट नंबर है, तो ये फर्स्ट प्लेस के लिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने तरीके हैं? इन 5 नंबर को सेलेक्ट करने के लिए 5 तरीके होंगे ना। इनमें 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो पहले डिजिट के लिए तो 5 ठीक है, लेकिन दूसरे डिजिट के लिए क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, कहने का मतलब सपोज़ अगर हमने यहाँ पर 3 ले लिया है, ठीक है, इनमें से फर्स्ट डिजिट के लिए, तो अब हमारे पास एक ऑप्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपीट नहीं करना है, दोबारा यहाँ पे 3 नहीं ले सकते। तो जब रिपीटिशन नहीं है तो हमारे पास जो नंबर 5 थे अब सिर्फ 4 बचेंगे। तो सेकंड वाली प्लेस के लिए 4 तरीके होंगे वहाँ पे नंबर रखने के लिए, चूज़ करने के। और इसी तरीके से रिपीटिशन अलाउ नहीं है। सपोज़ यहाँ पे हमने अगर 1 ले लिया तो अब हमारे पास सिर्फ 3 तरीके बचेंगे, 3 ही नंबर बचेंगे, उन्हीं में से सेलेक्ट करना है, तो 3 तरीके होंगे। तो फिर वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहेगा कि इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 4 20 × 3 60, यानी 60 तरीके से जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हम 3 डिजिट नंबर्स इन नंबर से बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। सामने तो आप बैठे नहीं कि मैं पूछ सकूं, पर मेरे हिसाब से जितना मैंने बताया है आपने ध्यान से सुना होगा तो समझ में आ ही गया होगा आपको। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। चलिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है इसको पढ़ते हैं। हाउ मेनी, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन, अगर कहा जाता है कि क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ लेता है इंसान जब, और क्वेश्चन को ही समझ लेता है, तो वो उसका सलूशन एक तरह से उसने अपना 50% काम कर दिया। तो क्वेश्चन बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में ही छुपी हुई होती हैं। ठीक है, हाउ मेनी 4 letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letters can be repeated। यानी 4 लेटर कोड क्यों लिखा हुआ है? कोड इसलिए लिखा हुआ है कि 4 लेटर का हमें एक शब्द, एक वर्ड बनाना है। ठीक है, वो 4 लेटर का शब्द हमें बनाना है। कहाँ से बनाना है? फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी फर्स्ट 10 लेटर्स अल्फ़ाबेट के कौन कौन से होते हैं? A B C T E F
GHIJ, ठीक है। इन्हीं अल्फ़ाबेट्स में से हमें चार, कितने, 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है। कोड जो कहा गया है, कोड का मतलब ये है कि कोड में कुछ भी हो सकता है, वो वर्ड उसकी मीनिंग हो चाहे ना हो, ठीक है। कोड का मतलब यही है। अगर इस तरीके से कहता है कि वर्ड बनाना जिसकी मीनिंग हो, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, चूज़ करके करना पड़ेगा कि हाँ इसमें क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से बनाया जाए कि इसकी मीनिंग हो, ठीक है। तो फिर वो मैथ्स का क्वेश्चन भी नहीं रह जाएगा। जैसे BED बेड, बेडा बन गया, तो वो एक तरीके से इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया, एक पजल टाइप का हो जाएगा। यहाँ पर आपको जस्ट एक कोड, यानी जिसका उस वर्ड की मीनिंग हो चाहे ना हो, वो बनाने हैं 4 लेटर के, और आपके पास जो लेटर्स हैं वो फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। चलिए, रिपीट नहीं कर सकते, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर पहला जो लेटर हो वो हमारे पास कितने तरीके हैं, उसको पहले लेटर को यहाँ पे पुट करने के लिए 10 तरीके से हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। ABCDEFGHIJ, यानी 10 में से कोई एक ले सकते हैं। A भी ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं। इसी तरीके से जब हम रिपीट नहीं कर सकते, सपोज़ A ले लिया, तो दूसरे प्लेस के लिए एक हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन कम हो जाएगा, तो सेकंड प्लेस के लिए 9, यानी 9 तरीक़ों से हम ले सकते हैं। इसी तरीके से 2 जब ख़त्म हो जाएगा तो थर्ड प्लेस के लिए 8 तरीके हैं, और फिर लास्ट वाले में 7 तरीके, है ना। तो वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है सबको, ठीक है। 90 और 9 8 72 इंटू 7 2 14 150, वही है, यानी 5040 तरीक़े से हम ये जो कोड फॉर्मेशन कर सकते हैं इन 10 लेटर्स से। तो देखा आपने, क्वेश्चन जो है वो बहुत मुश्किल नहीं, बहुत ही ईजी है। जस्ट आपको इमेजिन करना है, फील करना है कि हाँ भाई हमारे पास 10 लेटर्स हैं, अब हमें इन्हें 4 लेटर का एक कोड बनाना है। तो पहले पे हमारे पास 10 ऑप्शन हैं, हम A भी रख सकते हैं, B भी रख सकते हैं, C भी रख सकते हैं, DEFGHGHIJ तक, यानी 10 में से कोई भी एक रख सकते हैं। 10 ऑप्शन है, लेकिन जब आपने फर्स्ट प्लेस पे कोई भी एक लेटर रख लिया तो दूसरे प्लेस पे आपके पास एक ऑप्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें 9 तरीके से, फिर 8 और फिर 7, यही अगर रिपीट कर सकते होते तो सबको 10 तरीके, सबके 10-10 तरीके होते हैं, और फिर हमें मल्टीप्लाई करके हमारा रिज़ल्ट कुछ और आता। तो दोस्तों देखा आपने कि क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने लिया इसी तरीके से, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करके क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना होगा, बैठना होगा। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, बस मल्टीप्लाई करने का ही फार्मूला है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और दूसरी बात, आपको ईजी लगा होगा, ईजी है भी। तो आज की इस वीडियो में हमने जो 3 टॉपिक्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था वो पढ़ लिया है। अब आपके टेक्स्ट बुक में भी इस तरीके की एक्सरसाइज मिलेंगी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे, उसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए और देखिए कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं परम्यूटेशन की वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड विथ मी।